There was a report that came out by ICMR in June 2023. 46 crore Indians today are diabetic and pre-diabetic. It all started because we could not stop eating glucose. अंदर से हम बहुत जल्दी मर रहे हैं. Both rural population and urban population are getting fatter. Today, as people are getting more obese, we have the highest rate of erectile dysfunction. We have highest rate of female infertility. Teens are thinking of committing suicide because of the fact that they are fatter and they are fat shamed. Today, we are 8 billion people on this planet. The day we converted the humble fruit into table sugar, from then our decline started. But guys, there is hope. You can predict diabetes 10 years in advance. How? हाय दोस्तों, आज शुगर की बात करते हैं. अगर आपने कभी मुझे सुना है तो मैं दो चीज के बारे में अक्सर बात करता हूं. घी इज ग्रेट, घी मेरे भगवान राम है, तो चीनी मेरे रावण. टुडे विल टॉक अबाउट माय वर्स्ट एनिमी शुगर. यू विल ऑल्सो ऑफन हियर मी से शुगर किल्स, किल शुगर. बट क्या चीनी वाकई में आपको मारती है? ये सब आज हम डिकोड करेंगे यहाँ पर. बट लेट मी स्टार्ट विथ एन एनालॉजी. कुछ दिन पहले मैं एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा था एंड अपनी सीट में बैठा था. अभी प्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया था. कॉकपिट का दरवाज़ा खुला था एंड एक एफिमनी जागी मेरे माइंड में कि यार, अगर आप हमारी हेल्थ को देखें तो हमारी हेल्थ भी एक प्लेन की कॉकपिट की तरह है. इतने सारे बटन, स्विचेस, एक लीवर भी है. अगर आप प्लेन के बारे में बात करें तो उस प्लेन को चलाने के लिए प्लेन के पास पायलट होता है. पर जब हम हमारी हेल्थ के बारे में बात करें तो हमारा पायलट कौन है? कोई नहीं है. आप अपने प्लेन के खुद पायलट हो. एंड अगर आप सोचे कि वो कौन सा लीवर है जिससे कि आपका हेल्थ प्लेन सेफली लैंड होगा, तो वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है शुगर. व्हाट इज शुगर? मॉलिक्यूलरली स्पीकिंग, शुगर के दो पार्ट्स है. जब भी आप कोई भी स्वीट चीज खाते हैं, ये बाय एंड लार्ज चीनी से बनती है. उसमें 50% ग्लूकोज होता है और 50% फ्रक्टोज होता है. दोनों का महत्व है आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से. पहले ग्लूकोज की बात करते हैं. चीनी को समझने के लिए, ग्लूकोज को समझने के लिए, फ्रक्टोज को समझने के लिए हमें बहुत 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 हजारों, लाखों, करोड़ों साल पीछे जाना होगा. एक यूनिक मिरेकल हुआ हमारे प्लेनेट में, हमारे अर्थ में. एक ऐसा सेल था जिसने सनरेज लिया, पानी लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उसको खाने में बना दिया. यू कॉल दिस फोटोसिंथेसिस. And who did this? The plants did this. Yes, life started when plant could convert this into glucose. Glucose became a form of energy which the plant used to grow. So one thing you have to understand, friends, that all food in the world is only made by plants. Plant has this unique ability to make their own food. We humans, we can't make our own foods. We need to eat food so that we get energy. And then something very interesting happened. Plants started growing with the help of food and glucose. But then suddenly plant realized कि यार, मैं रात को तो ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होती है. तो ये प्लांट्स मरने लगे. तो प्लांट को बोला यार नहीं, हमें भी जीना है. तो प्लांट ने एक यूनिक चीज की. उन्होंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके स्टोर करना शुरू कर दिया. इसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं या प्लांट्स की भाषा में इसको स्टार्च बोलते हैं. और प्लांट्स ने ये सब कुछ अपने रूट्स में स्टोर करना शुरू किया ताकि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग रहे. एंड जब रात आए तो यहाँ से ये ग्लूकोज को खींच के सर्वाइव कर सके. तो ऐसे हमें स्टार्च मिला. स्टार्च अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो जब आप आलू खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं, रेडिश मूली खाते हैं, ये सब स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं. राइस, व्हीट, आपके मिलेट्स, ये सब एक फॉर्म ऑफ स्टार्च है. एसेंशियली स्टार्च ग्लूकोज से बनता है जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं. प्लांट्स फिर बढ़ने लगे, बट फिर बहुत जोर से आंधी आना शुरू हुई और ये प्लांट फिर से मरने लगे. वो इतनी सारी आंधी को विथस्टैंड नहीं कर सकते थे. तो प्लांट को लगा हमें बहुत ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा. तो ये स्ट्रांग बनने के लिए प्लांट ने एक और यूनिक चीज बताई. उन्होंने वापस ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया. एंड ज्वाइन करके, अगर आपने कोई भी बिल्डिंग देखा है जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, वो जब ब्रिक्स लगाते हैं तो आपको पता है वो एक सीमेंट जैसा उस पर लगाते हैं ताकि ये ब्रिक्स एकदम स्ट्रांग बन जाए, सीमेंट और सब मिला के. तो इसे ग्राउट बोलते हैं. प्लांट्स ने अपना खुद का ग्राउट बनाया और ये ग्राउट से प्लांट ने ट्रंक्स बनाई, ब्रांचेस बनाई ताकि ये प्लांट एकदम ही स्ट्रांग रहे. जितनी ज़्यादा हवा आए प्लांट को कुछ ना होवे. इसको हम फाइबर बोलते हैं.
When all this came into picture, then the plant got greedy. प्लांट को लगा यार हमारा भी वंश तो बढ़ना चाहिए, बट ये वंश को कैसे बढ़ाएं हम? तब प्लांट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसने फल बनाया. That is how fruit came into our life. Plants made fruits, injected that fruit with lot of sweetness, जिसको हम फ्रक्टोस बोलते हैं. इससे अगर आप जब फ्रूट खाते हैं तो आपको एक मिठास मिलती है. जब वेजिटेबल्स खाते हैं तो नहीं मिलती है, चावल खाते हैं तो नहीं मिलती है, लेकिन जब आप फ्रूट खाते हैं तो उसमें मिठास मिलती है. प्लांट ने इसको एकदम दूर लगाया, इसमें अपने रिप्रोडक्टिव सीड्स डाले. हुआ क्या? एनिमल्स आए, उन्होंने ये फ्रूट को खाया, फिर एनिमल्स अपने काम पे चले गए. एंड जैसे जैसे उनका डाइजेशन हुआ, सुबह वो एनिमल्स ने पॉटी की तो ये सारे सीड्स निकलते गए और वहाँ प्लांट्स ग्रो होते गए. आज जो हम फॉरेस्ट देखते हैं, ये सब फॉरेस्ट बने इस प्रकार से. तो दैट इज हाउ द एंटायर chain of glucose got established. Glucose to starch to fiber, and from fiber to fruit, and fruit contains both glucose and fructose. ये शुगर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर एक मिथ ब्रेक करना चाहूंगा. लॉट ऑफ पीपल आप पैकेज प्रोडक्ट्स में देखेंगे बोलते हैं नेचुरल शुगर. All sugar only comes from fruit, guys. Majority of sugar comes from a fruit called sugarcane. Then people started also milking some interesting products like corn, which is sweet, to make corn sugar, beet sugar, coconut sugar, palm sugar. But all the sugar that you see in the world and taste is all natural. This is just pure marketing. यहाँ तक दोस्तों जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी. हम ह्यूमंस स्टार्च भी खा रहे थे, सीरियल्स भी खा रहे थे, हम फाइबर भी खा रहे थे, हम फ्रूट भी खा रहे थे. सब कुछ नेचुरल वे में चल रहा था. एंड फिर क्या हुआ? फिर हम ह्यूमंस भी ग्रीडी हुए, हमें भी मन हुआ हमारी भी अंश को बढ़ाते हैं. वी स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग, वी स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग, एंड देन वी रियलाइज दैट वी कैनॉट स्टॉप. टुडे वी आर 8 billion people on this planet. As this civilization increased, as people wanted more sweeter things on their life, something interesting happened. A human like us realized, yaar, let me give this human something very interesting. What they did is they took all the juice from the fruit. They started heating the juice. They started refining this juice. They started building a much more robust form of sweetness, which is called molasses. उससे गुड़ बना. गुड़ को और रिफाइन किया, क्रिस्टलाइज किया, तो उसमें से चीनी बनी. ये चीनी इसलिए बनाई गई क्योंकि हम ह्यूमंस को स्वीट खाना पसंद था. स्वीट खाना इसलिए पसंद था क्योंकि पुराने दिनों में जब हमें पता नहीं था ये खाने से हम जिएंगे या मरेंगे, एक चीज़ हम ह्यूमंस को समझ में आ गई थी कि जब भी हम कुछ स्वीट खाते हैं तो उससे हम मरते नहीं हैं. इसलिए हमें स्वीट की समवेयर आदत लग गई. एंड एक बार ये आदत लग गई, हम ही ने इसका फ़ायदा उठाया. उसी फ्रूट में जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज था उसको क्रिस्टलाइज किया और उससे हमने टेबल शुगर बनाना शुरू किया. फ्रॉम देन आवर डिक्लाइन स्टार्टेड, गाइस. The day we converted the humble fruit into table sugar, which is what you put in your tea every single day. To understand why did our decline from a health perspective start along with the manufacturing or increase in production of sugar, we will have to understand both the components of sugar very, very deeply. We will first begin by decoding the glucose aspect of sugar. ग्लूकोज को समझने के लिए ये पहले समझना जरूरी है कि ग्लूकोज का हमारे शरीर में महत्व क्या है. एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ग्लूकोज इज अवर बॉडीज प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल. हम ग्लूकोज के बिना जी नहीं सकते. हमारे बॉडी में करीबन 40 ट्रिलियन सेल्स है. ये सारे सेल्स के अंदर में छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. कोई सेल में एक होगा, कोई सेल में बहुत सारे होंगे. उनका एक काम है, हमें कुछ भी करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है. हमारा प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है. तो जब हम स्टार्च खाते हैं, जब हम शुगर खाते हैं, उसमें से जो ग्लूकोज कंपोनेंट है ये जाता है हमारे स्टमक में. ये स्टमक से हमारे ब्लड में जाता है. ब्लड में जाने से ये हमारे सारे सेल्स को ब्लड इसको पहुंचाता है और हमारे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ग्लूकोज के अंदर में केमिकल एनर्जी है, इसीलिए हम लोग साइंस में इसको CHO बोलते हैं. एंड ये केमिकल एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे हम जी सकते हैं। ग्लूकोज के बिना जिंदगी नहीं है दोस्तों। विदाउट ग्लूकोज देयर इज नो लाइफ। ऑल्सो वन मोर थिंग, आवर ब्रेन exclusively runs only on glucose. If you are short on glucose, you will have a brain fog, guys. So make no mistake, glucose is essential to life. आप सोचते होगे प्रशांत यार, एक तरफ तुम बोल रहे हो चीनी खराब है, चीनी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज एसेंशियल टू लाइफ, फिर चीनी क्यों खराब है, एक्सेस ग्लूकोज क्यों खराब है? हाँ गाइस, आपने सही पकड़ा। ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, excess glucose is not. Whenever you feed your body with excess glucose, this is where the problem starts. हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको एफिशिएंट रन करने के लिए एडिक्वेट ग्लूकोज की ज़रूरत है। जब आप उसको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज फीड करते हैं तो ये मुरझा जाते हैं, इनकी एफिशिएंसी कम आ जाती है। जब इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है तब रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। तो पहले ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि ये एक्सेस शुगर होता क्या है। इसके लिए साइंस में देयर इज अ टर्म कॉल्ड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। हमारी बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसको पता है हमको कितना ग्लूकोज चाहिए। ये ग्लूकोज वो एक नैरो बैंड में चाहती है। ऑन एवरेज मेरे और आपके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। हमारे बॉडी को इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, एडिक्वेट फंक्शनिंग के लिए सिर्फ 5 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है। Whenever this 5 ग्राम blood glucose increases, body senses there is some danger. And this is where we have to understand the mechanism of what happens when this goes up. एक एग्जाम्पल से इसकी बात करते हैं। आप सुबह उठे, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रिलेटिवली लो रहेगा अगर आप अच्छा सोए हैं। आपने सुबह उठ के 1 कप चाय, 2 चम्मच चीनी, 2 ग्लूकोज डी बिस्किट लेके खा ली। अब सडनली ये 5 ग्राम्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है ये 5 ग्राम की जगह 20 ग्राम हो जाएगा। जब ये 20 ग्राम होता है, बॉडी सेंसेस देयर इज प्रॉब्लम, वी हैव एक्सेस ब्लड ग्लूकोज सर्कुलेटिंग। तो बॉडी बोलता है यार मेरे को तो ये नहीं चाहिए, सो आई हैव टू इंश्योर कि ये जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज है, ये जो प्रशांत ने चाय और बिस्किट खाई थी, इसको मेरे को मेरे ब्लड वेसल से निकालना है। और मदर नेचर ने हमें एक ऑर्गन दिया है कॉल्ड पैंक्रियास। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाता है तो ये पैंक्रियास को सिग्नल पहुंचता है। पैंक्रियास एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है सारे सेल्स इन द बॉडी, 40 ट्रिलियन सेल्स को सिग्नल करना, प्रशांत ने चाय बिस्किट खाई है, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज, इसको क्लियर करो। सडनली हमारे सारे सेल्स काम पे लग जाते हैं। वो अपने सेल का दरवाजा खोलते हैं कि एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को आप अंदर ले ले। अगर आपने ये चाय बिस्किट पी के प्रशांत अगर रन के लिए चला गया या वॉक के लिए चला गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये सारी सेल्स, ये सारी एनर्जी वॉकिंग या रनिंग में यूज़ कर लेगी। लेकिन प्रशांत ने चाय बिस्किट खाई, बैठ गया और बैठ के प्रशांत न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो ये सेल बोलेंगे यार अब मैं क्या करूं, प्रशांत तो मुझे अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहा है कि इसको मैं कन्वर्ट करूं एनर्जी एक्सपेंडिचर में। डोंट वरी, बॉडी ने बोला कोई बात नहीं। जैसे प्लांट ने ग्लूकोज और ग्लूकोज को ज्वाइन करके स्टार्च बनाया था, हमें भी ये शक्ति दी गई है कि ये एक्सेस ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करें। और हमारे पास 2 जगह है जहां हम इसको स्टोर कर सकते हैं, बेसिकली एज ग्लाइकोजन। सबसे बड़ा रिजर्वायर ग्लाइकोजन स्टोरेज का है हमारे मसल्स में। हमारे मसल्स की अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी है ये 400 ग्राम ब्लड ग्लूकोज को एज ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है, ताकि जब हमको ज़रूरत पड़े इसको वापस ले सके प्लांट्स की तरह। लेकिन इसकी कैपेसिटी सिर्फ 400 ग्राम है और ये 80% बॉडी की ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। लेकिन प्रशांत ने तो भाई चाय बिस्किट के बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता भी किया, टोस्ट खाई, सीरियल खाई, फ्रूट जूस पिया, तो ब्लड ग्लूकोज तो वापस बढ़ गया। मसल्स की तो स्टोरेज पावर ख़त्म हो गई। तो हमारे पास लिवर है, लिवर भी स्टोर कर सकता है ग्लाइकोजन। लेकिन लिवर एक छोटा ऑर्गन है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 ग्राम्स की है। इसके बाद लिवर भी इसको स्टोर नहीं कर सकता है। बट उसके बाद तो प्रशांत ने लंच भी किया, 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, छाछ, मिठाई, ये तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ते ही जा रहा है। डोंट वरी, कुदरत ने और एक हमें कैपेसिटी दी है जिसे हम फैट सेल्स बोलते हैं। ये सारा एक्सेस मसल्स और लीवर में स्टोर नहीं हो पाता है,
वो हमारी बॉडी फैट सेल्स में जाके इसको स्टोर कर देती है। गाइस, फैट सेल्स आर वेरी वेरी यूनिक. We are born with more or less the same number of fat cells. They don't increase generally. But fat cells have a very unique power. Our fat cells can keep increasing like a balloon. तो आपने खाने के बाद, अब प्रशांत को 2 घंटे बाद वापस भूख लगी, प्रशांत ने वापस चाय बिस्किट खाई, तो ये फैट सेल्स में जाते ही रहता है, जाते ही रहता है, जाते ही रहता है. इसीलिए आप मोटे होते रहते हैं. आपको लगता है फैट खाने से आप मोटे हो रहे हैं? नहीं, आप एक्सेस ग्लूकोज खाने से मोटे हो रहे हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म है इंसुलिन का. पहले मसल, फिर लीवर, फिर फैट सेल्स. अब फैट सेल्स की भी एक कैपेसिटी होती है. आप फैट सेल्स को लाइक अ बाथटब सोचिए. एवरी बाथटब हैज अ कैपेसिटी and the bathtub has a tap. The tap is the food that you are eating. The more you are eating, the more is the flow of glucose into your fat cells. At first, when your bathtub is filling, all that fat gets deposited around your skin. This is what we call as subcutaneous fat. This fat is still not dangerous, guys. It has some advantages in times of famine or in terms of starvation. But you still continue to eat. After the evening chai biscuit, now Prashant goes and has a bhel. He has samosa. After that, Prashant goes and eats dinner. In dinner also, Prashant says, boss, I want to eat more. After that, Prashant also wants to eat a late night snack. The bathtub is now filling faster. After the subcutaneous fat levels or the bathtub gets filled, फिर क्या होगा? अगर आपका bathtub filled है और फिर भी पानी हो रहा है तो क्या होगा? आपका bathtub लीक करना शुरू कर देगा. When your bathtub starts leaking, when your fat cells start leaking, is where it starts causing a lot of havoc. All these fat will now go and start wrapping around your organs. When they wrap around your liver, you have liver fat. When they go and wrap around your heart cannot function properly. When they go and wrap around your lungs can't function properly. इसको हम साइंस की भाषा में विसरल फैट बोलते हैं या विसरल एडिपोसिटी बोलते हैं. इसका एक बहुत सिंपल वे टू नो आपकी स्किन से ये फैट कब आपके ऑर्गन में गया. विसरल फैट को हम बेली फैट भी बोलते हैं. अगर आपकी वेस्ट 34 इंच से ज़्यादा है, अगर आप मेन है, और अगर आप विमेन है ये 32 या 33 इंच से ज़्यादा है, उसका मतलब आपका बाथटब फुल है. अब जो आप एक्सेस खा रहे हैं ये सब आस्ते आस्ते आपके ऑर्गन्स में जाके फिल हो जाता है. अब आप बॉडी के पर्सपेक्टिव से देखिए, हमारा बॉडी ऐसे इंटेलिजेंट है, वो मरना नहीं चाहता है. वो सब कुछ फैट सेल्स में स्टोर किए जा रहा है. बॉडी प्रेफर्स ओबेसिटी टू डेथ. थिंक अगेन. Your body is making you fat because the body knows if this excess blood glucose keeps circulating in your blood vessels, you will die sooner. But what happens when this excess blood glucose keeps circulating in your blood vessels? If you go to your doctor ever with any symptoms, the first test your doctor will go and tell you or prescribe is go and get your blood glucose level tested. ये first test डॉक्टर बोलता है. जब आप इस टेस्ट को कराते हैं, डॉक्टर देखेगा ये टेस्ट और बोलेगा, ओह यू आर प्री डायबिटिक, ओह यू आर डायबिटिक. वो ब्लड ग्लूकोज को देख के डॉक्टर कैसे बोलता है कि ये डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो? जो मैंने आपको बोला, ये जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज है, जब आपके प्रोटीन को जाके लैच ऑन करते हैं, जो ग्लाइकेट होते हैं, इसको जब हम टेस्ट करते हैं, इसको हम HbA1c बोलते हैं. HbA1c टेस्ट इज व्हाट योर डॉक्टर सीज टू टेल यू वेदर यू आर प्री डायबिटिक और यू आर diabetic. And इनकी ranges है. If you are a normal person, your HbA1c is 5.7% or below, which means 5.7% of the proteins have got glycated. If that range is between 5.7 and 6.4, you are pre-diabetic. And if that range is more than 6.5%, you are a diabetic. So when doctors talk about diabetes or pre-diabetes, they are essentially talking about this. How much excess blood glucose is circulating inside the blood vessels. Beyond this, there is also one more way to measure whether you are pre-diabetic or diabetic. Every time you wake up,
you can measure something called as your fasting blood glucose. जब आप सो के उठते हैं तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डॉक्टर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं. ये भी आपके डॉक्टर इसको मेजर करते हैं. एंड जब आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देखते हैं तो उससे भी आपको पता चल सकता है क्या आप प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है. इंडिया में हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को mg/dl में मेजर करते हैं, विच इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इफ योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज बिलो 100 mg/dl, you are considered as normal. If your fasting blood glucose is 100 to 125, you are pre-diabetic. And if this goes above 126, then you are diabetic. Whichever way you measure, you can know where are you in your scale. Are you normal? Are you pre-diabetic or are you diabetic? I have a different metric because I just don't want to be in these ranges. I want to live an optimal life. So my rule is I want my fasting blood glucose to be below 80 mg/dl. I want my HbA1c to be below 5%. Why? Because the moment you turn pre-diabetic or you turn diabetic, all hell breaks loose. Let us understand first the diabetes side or the pre-diabetes side of the equation. What happens? Iska very simple मायने में you have more excess blood glucose circulating, you have more glycation. More glycation, oxidative stress, it is weakening your endothelial, your blood vessel. Now close your eyes and think about your human body. Your blood vessel reaches every single part of your body. And this excess blood glucose is also reaching every single part of your body. If this reaches your eyes, it results in vision loss. If this reaches your ears, you will be hard of hearing, you will have hearing loss. If this reaches your brain, you may either get dementia or Alzheimer's, or there is a high probability you may die of a stroke. When this reaches your heart, this is what results in heart attack. When this reaches your kidneys, that is when you need dialysis, your kidney cannot function at optimum capacity. When this reaches your legs will swell up. In US there is something called as a diabetes footwear. इतने बड़ी शू साइज का फुटवेयर होता है बिकॉज जो डायबिटिक होते हैं या सीवियर डायबिटिक होते हैं उनके पैर एकदम फूल जाते हैं. अगर उन्होंने तभी भी इंटरवेंट नहीं किया तो आपको लेग को एम्प्यूटेट करना पड़ता है. अगर आप डायबिटिक है तो there is no part of your body that does not get negatively impacted, which is why diabetes is not a condition, it is a disease. And now think about it. How did diabetes start? You were not born diabetic or pre-diabetic. You were born with an absolute beautiful glucose homeostasis, 5 grams of blood glucose circulating. Your pancreas were working efficiently. It all started because you started eating a lot more carbs and a lot more sugar. In India, when somebody dies, and if you see the death certificate, they have to put the cause for death. Unfortunately, in India, we go to the extreme cause. Prashant died of heart attack. Prashant died of cancer. Prashant died of kidney problem. In Singapore, they did something very interesting. They realized that ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार this could be the only reason. Let's figure out what happens. Let's start tracking other parameters. What they realized is unbelievable. They realized that 70% of patients who are coming with a kidney disease also have diabetes. 50% of people who have heart attack also have diabetes. 40% of people who suffer from stroke also have diabetes. 90% of the lower leg amputation have diabetes. 50% of people who have blindness or vision loss have diabetes. That is where Singapore declared a war on diabetes because it is impacting not just your lifespan, but it is also impacting your quality of life. How bad is this problem in India? I know you must have all heard and read about the fact that India is the diabetes capital of the world. Yes, it is. But how bad is it? There was a report that came out by ICMR in June 2023. And if you read that report, and if you actually do some analysis, as per the guideline referred by American Diabetic Association, and if we apply to that data, 46 crore Indians today are diabetic and pre-diabetic. 46 crore Indians. Both urban and rural India now have diabetes. Both male and female have diabetes.
nobody is spared. Recently, there was a very interesting report done by Lancet where they wanted to see the early onset of diabetes in youth below 20 years of age. What they realized is India is the second largest country when it comes to youth below 20 having diabetes. Our youth and our kids are also not being spared. And if you again go back to how this all started, it all started because we could not stop eating carbs and we could not stop eating glucose. I was recently reading a book on sugar by Gary Tubes. They shared some very interesting data that in the 1700s diabetes was hardly present, but it was seen as a disease of class. It was seen a disease in kings and pope and extremely wealthy people. In 1800s, this became a disease of the masses. In 100 years. In 1900, 1 in every 400 people had diabetes. 40 years later, in 1940, 1 in 40 people had diabetes. Today, 1 in 2 people have pre and diabetes. दीमक की तरह डायबिटीज हमारे कंट्री में फैल गया है. इंडिया सुपर पावर तो बन जाएगा, लेकिन ये दीमक वाला सुपर पावर बनेगा. अंदर से हम बहुत जल्दी मर रहे हैं, क्योंकि एक बार डायबिटीज आपको हो जाती है, सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. बट गाइस, देयर इज होप. द होप इज दैट डायबिटीज कैन बी slowed down, diabetes can be reversed. But when I read papers of science, the biggest hope is you can predict diabetes 10 years in advance. You can save your father, your mother, and your own self and your kid by knowing that your kid or your father will have diabetes 10 years in advance. How? It is no magic, guys. As I said, the moment you have excess glucose, insulin comes into play. So when your doctor asks you to go and test your fasting blood glucose level, also test your fasting insulin levels. Your fasting insulin levels will give you indication 10 years in advance whether you are getting pre-diabetic or you will get diabetic very soon. The reason is very simple. Every time I am eating blood glucose, insulin levels are rising. So if you do your fasting insulin report over say 6 months or 1 year or 3 years, and if you observe that your fasting glucose levels are rising slowly, but your fasting insulin is increasing at a faster rate, what does that mean? That means to maintain the same level of fasting blood glucose, your pancreas have to do more work. The more work your pancreas are doing, the more insulin resistant you are becoming, the more excess blood glucose is not being able to clear, it is circulating. It's a warning in advance. So guys, do this test every time now you go to your doctor. But you must be thinking, Prashant, यार इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल, ये डॉक्टर्स फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट क्यों नहीं कराते? यार अल्टीमेटली सबको पैसा बनाना है ना यार. वो डॉक्टर की भी घर है, उसकी भी फैमिली है, राइट? आवर डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड टू ट्रीट द सिम्टम्स. आवर डॉक्टर्स आर नॉट हियर टू क्योर यू. इट्स द सेम विथ हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल ओनली वर्क्स इफ यू आर मोर सिक. So yaar, if the doctor can predict that you will not get diabetes 10 years in advance, यार वो तो बेचारा अपने पैर को ही कुल्हाड़ी पे मार रहा है ना. But that is doctor's job. He is doing his dharma. His dharma is to treat symptoms. What about you? Why are you not doing your dharma? After this episode, do this favor to your family. Ensure every time you go to measure your blood glucose, you will measure fasting insulin. And if you see fasting insulin growing faster than your blood glucose, it's a sign you will get diabetic soon. अभी तो हमने सिर्फ डायबिटीज की बात की. What about obesity? Want to know the statistics of obesity? Again, your mind will get blown. That same ICMR report which tested people for diabetes also tested people for obesity, and the way you measure obesity is through BMI, which is what is your weight in kilogram divided by your height in meters square. You can Google it, you will know, you will see the ranges of BMI. It will tell you if you are normal, if you are overweight, or if you are obese. If you look at that same metric and that same report, it said that 41 crore Indians are obese. If you add overweight to that, I have no idea how many of us are overweight and obese. Very interestingly, it said 56 crore Indians have visceral fat,
have belly fat. We have more people in India with visceral adiposity than people with general adiposity. Both rural population and urban population are getting fatter. But very interestingly, females have more obesity than men. But what happens when you get fat? What happens when you get obese? Here, the first symptoms are very clear. You will feel more fatigue, you will feel more tired, you will have brain fog, you won't be able to function properly, your productivity will drop. All these are things that will happen to you if you are obese. But let me tell you what happens to your sexual health. Today, as people are getting more obese, we have the highest rate of erectile dysfunction. We have highest rate of female infertility. Teens are getting PCOS. Teens are thinking of committing suicide because of brain fog, because of the fact that they are fatter and they are fat shamed. All of this have just gone through the roof. In the last 50 years alone, childhood obesity has gone up by 3 times, 300%, guys. This is what our country has become. Obesity and diabetes. Just think about it, how these two started through the lens of science. You ate more carbs, you ate more sugar. The glucose from that sugar created this havoc in your life. And guys, अभी तो सिर्फ हम 50% की बात कर रहे हैं ग्लूकोज की. अब आगे बढ़ते हैं फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज मेरा बहुत 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 फेवरेट टॉपिक है. मैंने एक बहुत ब्रिलियंट किताब पढ़ी थी, नेचर वांट्स अस टू बी फेड बाय रिक जॉनसन. एंड मैं इतना सीखा उसमें ये 50% ऑफ शुगर के बारे में कि मेरा पूरा पर्सपेक्टिव शुगर में इसके बाद चेंज हो गया. एंड दिस इज वेयर गाइस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दो मॉलिक्यूलरली दे लुक वेरी सिमिलर, their metabolism is very different. Glucose is used for energy. Fructose is used to store energy. Fructose जो आपको फ्रूट से मिलता है, चीनी से मिलता है, ये आप एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते. इसको बॉडी 100% फैट में ही कन्वर्ट करेगा. 20% ऑफ इसका मेटाबॉलिज्म हमारे इंटेस्टाइन में होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल फैट जमा हो जाता है. इसका मेजॉरिटी ऑफ द हेवी लिफ्टिंग हमारा लिवर करता है. ऑलमोस्ट 40 to 60% फ्रुक्टोज का कन्वर्जन ऑफ फैट हमारे लिवर में होता है. एंड यहीं पर लिवर की पूरी स्टोरी शुरू होती है. अगर आप 1980s के पहले देखेंगे तो बहुत जनों को लिवर की डिजीज होती थी, बट जब देखा गया तो ये सारे एल्कोहलिक्स थे. जब आप ज़्यादा दारू पीते हैं तो आपको लिवर फैट होता है, लिवर का प्रॉब्लम होता है. क्यों? अगर आप अल्कोहल का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे तो ये मोलासिस से ही बनते हैं. मोलासिस से इथेनॉल बनता है, वही मोलासिस से शुगर बनती है. तो सब आते तो एक ही जगह से है, इसीलिए इनका मेटाबॉलिज्म भी सिमिलर है. एथेनॉल जो आपको अल्कोहल से मिलता है वो भी लिवर मेटाबोलाइज करता है. फ्रुक्टोज जो आपको शुगर से मिलता है ये भी आपका लिवर मेटाबोलाइज करता है. 1980 के पहले ये डिजीज सिर्फ अल्कोहलिक्स में दिखा गया था, जिसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते थे. 1980s के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब हमने ये शुगर को हर एक चीज में डालने की शुरुआत कर दी, केक्स में, ब्रेड में, फ्रूट जूस में, हर एक चीज में हम घुसाते गए, हमारे बच्चे ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते गए. आप ब्रेकफास्ट में आपके बच्चे को कॉर्नफ्लेक्स देते हैं, टोस्ट देते हैं, जूस देते हैं, ये एक्सेस ग्लूकोज हमारे बच्चे खा रहे हैं. ये ग्लूकोज का जो 50% फ्रक्टोज पार्ट है लिवर में जाता है, लिवर फैट में कन्वर्ट होता है. आज के दिन में 26% बच्चों को लिवर डिजीज है, जिसको हम नेफल्डी बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. एंड 50% ऑफ ओवरवेट किड्स हैव नेफल्डी. सोचिए, अ डिजीज जो अल्कोहलिक्स के लिए बना था आज हमारे बच्चे में है. लिवर हमारा सबसे वर्सेटाइल ऑर्गन है गाइस. अगर आप किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं 8 वीक में आपका लिवर जनरेट कर देगा. इतना वर्सेटाइल होते हुए भी ये लिवर के डिजीज हमारे किड्स को जा रहे हैं. कितना हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिवर में कि बच्चों को ये डिजीज आ रहा है. जरा सोचिए. और इसकी सारी शुरुआत होती है 2 चीज़ों से. हम ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा चीनी खाते हैं. हम हमारे बच्चों को ज़्यादा चीनी खिला रहे हैं. ये सारा कन्वर्जन फ्रक्टोज का जाके हमारे लिवर में लिवर फैट बन जाता है. फ्रक्टोज का दोस्तों और एक प्रॉब्लम है. हम ब्लड ग्लूकोज को तो मेजर कर सकते हैं, चाहे आपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या आपने HbA1c मेजर किया, आपका डॉक्टर देख के बोलता है वेल डन, यू आर नॉट डायबिटिक.
बट व्हाट अबाउट फ्रक्टोस? फ्रक्टोस हम मेजर नहीं कर पाते बिकॉज फ्रक्टोस का मैकेनिज्म, बिकॉज ये ब्लड ग्लूकोज में सर्कुलेट होकर लिवर में जाके लिवर फैट में होता है, कोई टेस्ट ही नहीं बनी है। लेकिन आप मेजर कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बोल रहा था कि हमारे एप्स में एक जीन का म्यूटेशन हुआ। जब ये जीन का म्यूटेशन हुआ एंड हमें ये गिफ्ट मिला कि हम फ्रक्टोस फ्रॉम द फ्रूट को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है। इसका बाई प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। अभी तक मेडिकल वर्ल्ड में यही देखा जाता था कि जिनको गाउट है उनके यूरिक लेवल्स हाई है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। अगर आप या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रक्टोस खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हैं, तो उनके यूरिक एसिड लेवल्स विल बी वेरी हाई। जब आप जाके फास्टिंग ग्लूकोज की टेस्ट करें, फास्टिंग इंसुलिन की टेस्ट करें, उसके साथ यूरिक एसिड की भी टेस्ट करें, और अगर आपके यूरिक एसिड लेवल्स ज़्यादा है, इसका मतलब है आप या आपके बच्चे ज़्यादा शुगर खा रहे हैं। आपके बच्चे को बहुत जल्दी नेफल्डी होगा। यूरिक एसिड के रेंजेस बता देता हूं। अगर आप मेन हैं तो रेंज इज फ्रॉम 3.1 to 7. इफ यू आर विमेन इट इज 2.4 to 6. फॉर योर किड दिस इज 2 to 5.5. So if you measure your kid and their uric acid levels, and even if there are 4 or 4.5, it is a sign enough for you that you are soon going to face trouble in the form of your kids' health. So guys, टेक चार्ज। आप अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? 3-4 चीज मेरे टॉप ऑफ द माइंड में आती है। सबसे पहले अपने बच्चे को घर का खाना खिलाइए। होम कुक्ड फूड इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड्स हेल्थ बिकॉज यू विल टेक केयर ऑफ द ग्लूकोज, यू विल टेक केयर ऑफ द शुगर इन योर फूड। इफ योर चाइल्ड रिफ्यूजेस टू ईट, लेट देम गो हंग्री। यार, बच्चे की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपके बच्चे ने शोर मचाया या टेंट्रम्स क्रिएट किए कि मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा, और आप उसको जोमेटो स्विगी करके बाहर का खाना मंगाते हैं, आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके बच्चे को घर का खाना खिलाइए और भूखे रहने दीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, आधे दिन से ज़्यादा वो भूखा नहीं रह पाएगा। सब नाटक करने के बाद चुपचाप घर का खाना खा लेगा। एक बार उसको घर के खाने की आदत लग गई, ट्रस्ट मी, वो बाहर का खाएगा लेकिन कम खाएगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ज़्यादा खाना। ज़्यादा खाने से एक्सेस ग्लूकोज, ज़्यादा शुगर खाने से एक्सेस ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर चाइल्ड्स ईटिंग बिहेवियर। दूसरा, डोंट फीड देम सैड। सैड का मतलब होता है स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। अमेरिकन डाइट का मतलब क्या? आज हमारे डाइनिंग टेबल में टोस्ट आ गई, आज हमारे डाइनिंग टेबल में फ्रूट जूस आ गया, पैकेज फ्रूट जूस आ गया, कॉर्नफ्लेक्स आ गए, हमारी लाइफ में बिस्किट आ गए, हमारी लाइफ में बर्गर पिज्ज़ाज आ गए। हम लोग ने इंडियन खाना कम कर दिया, अमेरिकन खाने की हमें आदत लगती जा रही है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, द कंट्री और द कॉन्टिनेंट विच इज़ इन द वर्स्ट हेल्थ क्राइसिस, दैट इज़ अमेरिका। So why are you creating your house like America? Don't be sad. Avoid the standard American diet for your kids and be strict about it. But you must be thinking, यार प्रशांत, जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे को कभी भी भूख लगती थी तो मेरी दादी घी चीनी की रोटी दे देती थी, चावल में घी और चीनी डाल के दे दी थी। तो क्या मेरी दादी गलत थी क्या? यार, दादी कभी गलत नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा एक साइंस में, हमारे न्यूट्रिशन में एक सेइंग है दैट कॉन्टेक्स्ट इज की एंड डोसेज मेक्स द पॉइजन। तो इसको कॉन्टेक्स्ट की लेंस से देखते हैं। आप बहुत कन्वीनियंटली ये चीज़ उठा लेते हैं कि आपकी दादी आपको चीनी देती थी, बट आप ये नहीं सोचते कि अगर आप उन दिनों चले जाएं, आपके दादी के दिनों में चले जाएं, तो हम मीठा बहुत कम खाते थे। क्यों कम खाते थे? बिकॉज मीठा बहुत एक्सपेंसिव था, चीनी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो जब घर में कोई फेस्टिवल होती थी, कोई शादी होती थी तो मिठाई आती थी, या दिवाली होती थी तो मिठाई आती थी, सेलिब्रेशंस में आती थी। करीबन 6 दिन साल के हम मिठाई खाते थे एक्सेस में। बाकी दिन कभी कभार इधर उधर खा लेते थे, बट एक्सेस मिठाई, इंडल्जेंस 6 दिन होता था। इस पॉडकास्ट के लिए मैंने एक छोटी सी डिटेल की अपने लाइफ की। अगर आज मैं अपनी लाइफ में देखूं तो कितने सेलिब्रेशंस हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज,
हम लोग आज के दिन में कम से कम 15 से 20 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लाइफ में पहले कभी हैलोवीन नहीं था, आज हम हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, स्वीट्स बांटते हैं जो चीनी है और कुछ नहीं है। हम पहले क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते थे, अगर आप क्रिश्चियन नहीं थे तो। आज हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त भी सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशंस बड़े 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 होते जा रहे हैं, बर्थडेज बड़े होते जा रहे हैं, शादियां 1 दिन से 5-5 दिन की शादियां होती है। जहां हम 6 दिन सेलिब्रेट करते थे, आज हम ऑन एवरेज 72 डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं, 12 टाइम्स मोर देन व्हाट योर दादी यूज्ड टू सेलिब्रेट। तो आपकी दादी सही थी, वो आपको चीनी देती थी बिकॉज वो आपको बहुत प्यार करती थी और उसको लगता था कि यार बच्चे को भूख लगी है तो कुछ मीठा देते हैं। लेकिन आपने इसका लिटरल मीनिंग लगा लिया, यार मेरी दादी बोलती थी चीनी सही है तो मैं तो चीनी खाते ही जाऊंगा। गाइस, कॉन्टेक्स्ट इज की। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने थोड़ा डेटा क्रंचिंग किया एंड शुगर का कंजम्पशन क्यों बढ़ा हमारे लाइफ में। शुगर पहले बहुत महंगी थी, जैसे शुगर के प्राइस गिरे ऐसे ही कंजम्पशन वेंट थ्रू द रूफ। इंडिया में डेटा अगेन मिलता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैंने यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की थी। 1700 में शुगर्स प्राइस वाज 58 रुपीज़ अ केजी इन द यूएस, व्हेन द एवरेज अमेरिकन वाज अर्निंग ओनली 500 रुपीज़। 500 रुपया कमा रहा था, लेकिन चीनी का भाव 58 रुपीज़ अ केजी था। आज ऑन एवरेज वो अमेरिकन महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा है और चीनी का भाव 38 रुपीज़ अ केजी है। कॉन्टेक्स्ट की नज़रिए से देखिए कैसे चीनी के भाव इतने गिरे जब हमारी इनकम बढ़ी है, हमारा कंजम्पशन बढ़ गया है। कंजम्पशन की बात करते हैं थोड़ी, बिकॉज शुगर के प्राइसेस हाई थे। 1700 में हम 10 ग्राम चीनी खाते थे। 1900 200 साल में ये 10 ग्राम से 100 ग्राम्स हो गया। अगर आप इंडिया का कंजम्पशन देखेंगे, टोटल शुगर कंजम्पशन इन इंडिया डिवाइडेड बाय आवर पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़ पीपल, एन इंडियन इज टुडे ईटिंग 60 grams of sugar every single day. This is on average 152 crore. When you look at rich people or you look at urban India, in my view, they must be eating more than 120 to 180 grams of sugar every single day. Just think about it. What is happening? 180 grams of sugar, all that excess glucose, all that excess fructose. And then we complain we are diabetic capital and we are obesity capital. We have the highest number of heart attacks in the world. You must be thinking, Prashant, how much sugar does one need to eat? कितनी चीनी खानी चाहिए हमें? यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक शेयर करूंगा। हमारे वर्ल्ड में कितनी शुगर खानी चाहिए, कितना कार्ब खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए, ये कंट्रीज स्टडीज करती है। इससे कंट्रीज का रिकमेंडेशन आता है। इंडिया में ज़्यादातर हम ये रिकमेंडेशन वेस्टर्न कंट्रीज से बोरो करते हैं। अभी तक हमारा रिकमेंडेशन WHO से आता था, जो बहुत इंटरेस्टिंगली हमें बोलती है कि आपको दिन का 20 to 25% ऑफ एडेड शुगर खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। गौर करिएगा, उन्होंने डाला है एडेड शुगर। क्यों एडेड शुगर? बिकॉज वो बोलते हैं यार अगर आप ब्रेड खाते हैं तो उसमें भी शुगर है, तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूँ। तो WHO के गाइडलाइन में कहीं पर भी टोटल शुगर का मेंशन नहीं है, खाली एडेड शुगर का है। इसके बारे में जब हम फूड लेबल्स की बात करेंगे, हम एक्सटेंसिवली बात करेंगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमारी पैकेज गुड कंपनीज ने लिया। मेरा तो ये मानना है कि ये गाइडलाइंस के पीछे भी ये पैकेज गुड कंपनीज ही है, जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली शुगर के जगह एडेड शुगर को रिप्लेस कर दिया। तो गाइडलाइन है 20 से 25 ग्राम ऑफ एडेड शुगर से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। लकीली हाल ही में 2024 में इंडिया की डाइटरी गाइडलाइंस आई बाय न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके सेकंड पेज में द रिकमेंडेशन इज to remain healthy, you must not consume more than 20 to 25 grams of sugar. The new guidelines has taken out the word added, means 20 to 25 grams of sugar is what they are saying. I am very happy. I want now FSSAI and Indian authorities to implement that, because now your packaged good guidelines will change. Hopefully, unless some very large packaged good companies listens to this podcast and goes and changes these guidelines again. I fear this podcast changing this. Some packaged good companies or their employee will hear this podcast, report it to their bosses, lobby with the agencies, and they will add the word added in the revised dietary guidelines.
I hope they don't. I sincerely pray they don't. As a true Indian, I don't want that to change. Which brings to a very interesting point. Why is it so difficult for us as civilization or as Indians not to give up sugar so easily? What is it about sugar that makes it very, very addictive? I'll have to get into a little science over here. Every time we eat something that we like और इज प्लेजरेबल, हमारी ब्रेन एक न्यूरोकेमिकल रिलीज करती है जिसे हम डोपामिन बोलते हैं. ये डोपामिन तब भी रिलीज होता है जब आप सेक्स करते हैं, जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, जब आप कोकेन करते हैं, जब आप स्मोक करते हैं, जब आप दारू पीते हैं. कोई भी अडिक्टिव बिहेवियर ले लीजिए, इंक्लूडिंग वर्कोहलिक, इंक्लूडिंग पीपल हु डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, ये सब में डोपामिन रिलीज होती है. आपने सीरियल एंटरप्रेन्योर का नाम सुना होगा जो वेंचर आफ्टर वेंचर आफ्टर वेंचर आफ्टर वेंचर आफ्टर वेंचर कर नई वेंचर्स करते हैं. वो लोग जब नई वेंचर करते हैं डोपामिन रिलीज होता है. दे आर एडिक्टेड टू लॉन्चिंग न्यू वेंचर्स. Behind all addiction is this neurochemical, very potent, very powerful called dopamine. जब हम चीनी खाते हैं एग्जैक्टली ये होता है. एक बार आपने एनीथिंग स्वीट खा ली और डोपामिन रिलीज हो गया, आपको ब्रेन को चाहिए और ज्यादा. पेप्सी की वो कैंपेन थी ना, ये दिल मांगे मोर, डोपामिन और चीनी के साथ एग्जैक्टली ये होता है. उसके बाद इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. एंड इसी का बहुत ज्यादा फायदा हमारे पैकेज गुड कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज ने उठाया. उन्होंने वर्ल्ड में जो भी चीज स्वीट टेस्टिंग थी सबको अपने प्रोडक्ट्स में मिलाना शुरू किया. एडिक्शन से और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा. क्या आप जानते हैं हर एक चीज में शुगर और स्वीटनेस मिलाने का आइडिया किसको आया? सिगरेट कंपनीज को. बैक इन दोज डेज टोबैको कंपनीज को ये वार्निंग दी गई कि भाई आप सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. लेकिन वो लोग एक चीज समझ गए थे कि टोबैको को आप एडिक्टिव कैसे बनाएं. सिगरेट को एडिक्टिव बनाने के लिए भी उन्होंने सिगरेट में शुगर को डाला. जब आदमी पाइप पीते थे या सिगार पीते थे वो एडिक्टिव नहीं था, बिकॉज वो स्मोक बहुत टफ था आपके गले के लिए, आपके लंग्स के लिए. तो आप बहुत कम पाइप या आप सिगार पीते थे. लेकिन उसको एडिक्टिव बनाने के लिए जब उन्होंने शुगर डाला तो सडनली ये स्मोक स्मूथ हो गया. जैसे ही ये स्मोक स्मूथ हुआ, आप जानते हैं आज स्मोकिंग की हालत हमारे देश में. और एक चीज की बात करना चाहूंगा, शुगर कभी भी सिंगुलर नहीं है. जब मैं प्रेजेंटेशंस में जाता हूँ ना तो मैं शुगर्स बोलता हूँ. तो कोई बेचारे इंग्लिश का प्रोफेसर मेरे को बोलता है प्रशांत शुगर्स नहीं होता है, वो शुगर होता है. मैं बोलता हूँ सर मेरे को पता है, लेकिन शुगर नहीं है. शुगर इज शुगर्स. इट्स नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल. व्हाई? शुगर हैज 190 डिफरेंट नेम्स. गुड़ इज शुगर, हनी इज शुगर, मेपल सिरप इज शुगर, डेट्स is sugar, coconut sugar is sugar, palm sugar is sugar, brown sugar is sugar, biscuit is sugar, cake is sugar, cornflakes is sugar, fruit juice is sugar, cola is sugar. These are all just different names for sugar. Today you are inundated in a world where sugar is available to you. और एक बार आपको या आपके बच्चे को या आपके इन्फेंट को ये शुगर की आदत लग गई, ये डोपामिन रिलीज हो गया, वो पूरी लाइफ शुगर से एडिक्टेड हो जाएगा. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा. अगर हम ये नई डाइटरी गाइडलाइंस लेते हैं विच सेज दैट यू शुड रेस्ट्रिक्ट योर टोटल शुगर कंजम्पशन टू 20 to 25 grams per day, let me share with you some products and how much sugar they contain. This data is as per 100 grams. Some very famous products. Cerelac that you feed to your infant contains 24 grams of sugar. Horlicks, Bonvita, Complan for every 100 gram contains 46 grams of sugar. The Dabur or the Real or the Tropicana fruit juice, 1 glass contains 30 grams of sugar. A packet of Parle-G or your favorite Good Day biscuit contains 26 grams of sugar. Can of Coke, 35 grams. Your favorite Starbucks Frappuccino, 50 to 60 grams. You are actually drinking sugar. Your Dairy Milk and Kit Kat, 57 grams of sugar. 1 chocolate pastry, 20 grams of sugar. 2 gulab jamuns, 50 grams of sugar. 1 ice cream, 25 to 30 grams of sugar. This 25 grams is what you need to eat
total in a day for health. What are you doing to yourself? Let me also share something good and also something bad. Moving on, let's also talk about some other aspects of sugar. Let's look at craving, let's look at hunger, and let's look at the role of sugar within that, right? एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी. येल यूनिवर्सिटी ने 2011 में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की ऑन क्रेविंग्स एंड शुगर, or rather cravings and blood glucose levels. What they realized is as your blood glucose levels, when you eat lot of sugar, the blood glucose level goes up, insulin comes into play, and as your blood glucose levels are falling, the brain's neurochemistry is recognizing this drop and feeding your brain, yeah, I want to eat more, I don't want this to drop, and hence you start craving for sugar. Which is why once you eat one gulab jamun, it is very difficult for you to stop, which is what happens with kids. Once kids gets a sugar rush, they want to continue to eat more sugar. There is a craving for sugar, and if you don't give in to that craving, your kid will create havoc in your house. Something similar happens with hunger. Before I get into hunger, there are two types of hunger. One is what I call as your physiological hunger. Physiological hunger is when your blood glucose levels drop so dramatically below that 5 grams that you will start feeling hungry, your energy levels drop. But then there is also a psychological hunger. The psychological hunger is as your body gets very used to eating frequent meals, especially frequent meals which are very dense in glucose and sugar. After every 2 hours, you will feel like eating more because your body is tricking you to tell you, you are hungry, you are hungry, you are hungry, let's go and eat something, let's go and eat something, let's go and eat something. Sugar increases your craving. Sugar also increases your hunger because of your blood glucose spikes and crashes. You will also often hear people saying, यार I have a sweet tooth. मेरे को बहुत मिलता है ये. मेरे कजिन्स, मेरे फ्रेंड्स, जब मैं उनको बोलता हूँ कम चीनी का, अरे प्रशांत कंट्रोल ही नहीं होता है यार. मेरे को ना यार बचपन से स्वीट टूथ है. मेरे पापा को भी स्वीट टूथ था. यार मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ. ये चीज़ समझिएगा दोस्तों, आप स्वीट टूथ के साथ बॉन्ड नहीं होते, आपको स्वीट की आदत लगती है. एंड जेम्स क्लियर ने बहुत इंटरेस्टिंग एक बुक लिखी थी कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, एंड वो लिखते हैं अगर ये आदत है तो ये आदत आप बदल भी सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर यू. If after listening to this podcast and you believe sugar is bad for you and you want to reverse or eat less sugar, it's a habit, guys. Over a period of time, with a little bit of help, with a little bit of willpower, you will be able to eat less sugar. We will discuss later how you can do that. One thing I also want to talk about this, especially to Gen Zs. I want to talk about this to Gen Alphas and maybe even millennials. Why? When I was in Singapore, I realized when Singapore declared a war on diabetes, the first thing or two things that they attacked. One was education at school level. And second, because Singapore has very high per capita GDP, both husband wife काम करते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा बाहर खाते हैं. तो सिंगापुर में उन्होंने देखा कि ये लोग जब बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइस टी पी रहे हैं. ये बेवरेजेस का कंजम्पशन हाई हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे सिंगापुरियन को डायबिटीज़ हो रहा है. तो ये लोग ने एक न्यूट्री गाइडलाइंस लाई. एंड चाहे आप स्टारबक्स हो, चाहे आप कोस्टा कॉफ़ी हो, आप कोई भी आउटलेट हो, अगर आप ड्रिंक्स बेच रहे हैं तो आपको उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपके ड्रिंक में कितनी शुगर है. और इसने इन्होंने गाइडलाइन दी ABCD. अगर आप 0 है तो A, 4% है तो B, 8% शुगर है तो C और 12% शुगर है तो D. और ये न्यूट्री गाइडलाइन आपके ड्रिंक के आगे आनी चाहिए, आपके मेन्यू में दिखनी चाहिए. अब आप सोचेंगे क्यों? इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है. इसकी वजह यह है कि सॉलिड शुगर इज लेस हार्मफुल देन लिक्विड शुगर. जब आप शुगर को लिक्विड फॉर्म में पीते हैं, ये एक तहलका मचा देती है आपके अंदर में. क्यों? जब आप वो कोक पीते हैं, वो फ्रूट जूस पीते हैं, वो स्टारबक्स पीते हैं, तो जब आप लिक्विड शुगर पीते हैं, 3 चीज मैटर करती है: वेलोसिटी, डेंसिटी और इसकी अब्सॉर्बिलिटी. जब आप इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम, वेलोसिटी, डेंसिटी बढ़ जाती है. जब आप इसको पीते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये शुगर मेल्ट हो चुकी है, आपके स्टमक से इसका अब्जॉर्प्शन फास्टर होता है. इसका जब अब्जॉर्प्शन फास्टर होता है तो ये ब्लड ग्लूकोज स्पाइक बहुत फास्ट होता है. जब ये ब्लड ग्लूकोज स्पाइक बहुत फास्ट होता है तब प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन आता है, ये सारा फैट में कन्वर्ट होता है
और आपको डायबिटिक बनाता है, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज सर्कुलेट करता है। इसीलिए सिंगापुर ने ये गाइडलाइंस पहले बाहर के ड्रिंक्स या लिक्विड ड्रिंक्स में अप्लाई की। तो अगर आप जेनजी हो, जेन अल्फा, मिलेनियल हो, बहुत मज़ा आता है वो स्टारबक्स के कप के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने में, तो गाइज आप इंश्योर करिए आप इसे कम पिए, क्योंकि इसमें लिक्विड शुगर है। आप कोक पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, रेड बुल पीते हैं, सब में लिक्विड शुगर है। लिक्विड शुगर आपका बहुत बड़ा एनिमी है। इससे और एक चीज़ की बात करूंगा, मिठाई की या डेजर्ट्स की। ये मेरे को बहुत पूछा जाता है, तुम्हारी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी फेवरेट मिठाई इंडियन मिठाई है। मेरे को घी के लड्डू, मैं कलकत्ते से हूँ तो मेरे को हमारे संदेश बहुत पसंद है, मिष्टी दही बहुत पसंद है। अगर आप इंडियन मिठाई की लीनिएज देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे उस मिठाई में भी कितना साइंस था, जबकि हमें साइंस की तब न्यूट्रिशन की इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें मॉलिक्यूल्स की इतनी नॉलेज नहीं थी। जब आप इंडियन मिठाई देखेंगे ज़्यादा असर से ये घी में बनती है। इसका एडवांटेज ये होता है, जब आप जलेबी जो घी में बनी हुई खाते हैं या घी के लड्डू खाते हैं, बिकॉज इसमें घी है जो गुड फैट है, जब ये हमारे बॉडी के अंदर में जाता है तो ये घी से हमारी ग्लूकोज स्पाइक कम हो जाती है। ये ग्लूकोज स्पाइक होती तो है बट उसको थोड़ा टाइम लगता है, जो आपको समय देता है आप उसको एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। ये भी खराब है बट कंपेयर टू लिक्विड शुगर ये बहुत अच्छा है। एक्सेस डेंस कार्ब्स या मैदा से बनती है, इससे ब्लड ग्लूकोज स्पाइक बहुत 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 ज़्यादा होता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जाएंगे, उनकी मिठाई क्या ख़राब है, वो लोग क्यों खाते हैं? उनकी मिठाई अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो वहाँ वो यूज़ करते हैं वो बहुत अलग होते हैं। इंडिया में इसको सस्ता बनाने के लिए वेस्टर्न मिठाई को, केक्स को, पेस्ट्रीज़ को, आइसक्रीम को, हम उसमें बहुत ज़्यादा मैदा और बहुत ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल, जो आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक है। अगर आप क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम देखेंगे, वो कहीं पर भी अपने लेबल पे आइसक्रीम नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं फ्रोजन डेजर्ट्स। अगर उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सर्टेन स्पेसिफिकेशंस नहीं है तो आप इसको आइसक्रीम नहीं बोल सकते। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आपको मिठाई खानी है, हो सके तो इंडियन मिठाई खाइए जो घी में बनी हो या जो सम फॉर्म ऑफ दही में बनी हो। जब आप खीर खाते हैं, खीर में दूध होता है, राइस होता है, उसमें शुगर भी होती है या गुड़ होता है, उसमें हम थोड़ा सा बादाम भी डालते हैं। ये सारी मिठाई आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है कंपेयर टू वेस्टर्न स्वीट्स। आई विल ऑल्सो गेट अ लिटिल पर्सनल हियर. Ever since I have started talking about sugar is bad, sugar kills, kill sugar, a lot of my fellow fitfluencers on Instagram have started kind of criticizing me, trolling me, saying, "Arey, sugar is not so bad. Sugar is good. We used to eat sugar in olden times." What I talk about insulin response, they say, "Arey, insulin is body's natural response." I do a lot of fear mongering. What do I want to tell them? Are they wrong? Quite honestly, no, they are not wrong. Because one thing which I have learned in science is health is very personal. If somebody chooses to get pre-diabetic and diabetic, who am I to say no? Second thing I will also share with you that in the world of nutrition, context is key and dosage makes the poison. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेरे दूसरे फिटफ्लुएंसर फ्रेंड्स की बात सुने कि आप वो 7% इंडियन में बिलोंग करते हैं कि आप वो 93% इंडियंस में बिलोंग करते हैं जिससे मैं बात करता हूँ. देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन आवर वर्ल्ड. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ विच आई फॉलो. इसको हेल्थ वर्ल्ड में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. जेराल्ड रेवन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिकोड किया. तो इसके 5 पैरामीटर्स है. You can decide whether you are metabolically healthy or not based on these 5 parameters. You can write them down. Number 1, your triglyceride levels. Triglyceride levels more than 150 is bad for you. What are triglyceride levels? जब ये फैट में कन्वर्ट होता है एक्सेस ग्लूकोज, तो ये फैट मॉलिक्यूल्स को वो सेल्स में, फैट सेल्स में पहुंचना पड़ता है. ये पहुंचने के लिए भी ये ब्लड वेसल्स में तैरते हैं. जब ये आप ब्लड टेस्ट करते हैं, यू कैन मेजर कितने फैट मॉलिक्यूल्स है. इसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं. सो इफ योर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आर मोर देन 150, दैट्स योर फर्स्ट साइन. सेकेंड साइन जो हमने बात की, आपकी वेस्ट सर्कमफरेंस. इफ यू आर मेन एंड इफ योर वेस्ट सर्कमफरेंस इज ओवर 36 और 38, and if you are women, if your waist circumference is more than 34 or 36, that's your second parameter of metabolic health. Number 3, your HDL cholesterol. In women, we want HDL cholesterol more than 50, and in men, we want this more than 40.
How is this related to sugar? Science is still figuring out. But what we have realized is excess sugar leads to reduction in HDL cholesterol. Your fourth parameter, again we have discussed, is your fasting blood glucose. If your fasting blood glucose is more than 100, this is your fourth parameter that you are metabolically unhealthy. And your fifth parameter is your blood pressure. If your blood pressure is more than 120/80, that's your fifth sign that you are metabolically unhealthy. Science थोड़ी सी लिबर्टी लेता है और बोलता है कि if 3 out of 5 parameters are out of whack, then medically you are metabolically unhealthy. Generally, people who follow preventive healthcare, they believe that even if one parameter is out of whack, you are moving towards metabolic syndrome, which is not good for you because that will create havoc across your body. 93% Americans are metabolically unhealthy. They have at least 1 out of these 5 conditions out of whack. मैंने आपको 5 conditions बता दी, आप मेजर कर लीजिए, इसमें से एक भी अगर आपके पास है, उसका मतलब आप metabolically unhealthy है. उसका मतलब जो मेरे दोस्त बोलते हैं शुगर इज गुड, खा सकते हो, इंसुलिन इज नेचुरल रिस्पॉन्स, does not apply to you. हम लोग जो बात कर रहे हैं, मे बी दैट अप्लाइज टू यू अ लॉट मोर. मेरे ये फिटफ्लुएंसर दोस्तों को मैं बोलना चाहूँगा कि यार ये डायबिटिक भी कभी प्री डायबिटिक था और ये प्री डायबिटिक भी कभी नॉर्मल था. वो सीरियल थी ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये आइडेंटिकल है. अगर आप एक्सेस खाना नहीं छोड़ेंगे, अगर आप ज़्यादा शुगर खाएंगे इनकी सुनते हुए अगर आप नॉर्मल भी है तो बहुत जल्दी आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो जाएंगे. हाउ बिग अ शुगर प्रॉब्लम डू यू हैव? हाउ डू यू फाइंड आउट? मैं आपको 10 सवाल पूछूंगा, इससे आप पता कर सकते हैं आपके लिए शुगर प्रॉब्लम कितना बड़ा है. द मोर आंसर बीइंग यस, द मोर यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ शुगर. लेट्स बिगिन. पहला, क्या आपको स्वीट फूड खाने की आदत है? दूसरा, क्या आप थ्रू आउट द डे टायर्ड फील करते हैं? तीसरा, क्या आप दिन में 4 कप चाय चीनी के साथ लेते हैं? चौथा, क्या आप हर 1-2 घंटे में कुछ खाते हैं? पांचवा, क्या आप बहुत गुस्से में रहते हैं जब आपको खाना नहीं मिलता है? छठा, क्या आपको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं? सातवां, क्या आपको एक्ने पिंपल्स है फेस में? नंबर 8, इज योर सेक्स लाइफ पैथेटिक? आर यू स्ट्रगलिंग इन बेड? नौवां, क्या आप वेट लॉस करने की ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है? एंड लास्ट, डू यू हैव ट्रबल स्लीपिंग एंड वेक अप विथ हार्ट पैल्पिटेशंस? ये 10 सवाल के आंसर आपको बताएंगे आपको कितना बड़ा शुगर प्रॉब्लम है. अगर 7 के आंसर यस है, प्रॉब्लम है. 9 है तो बड़ा प्रॉब्लम है. 2 है तो प्रॉब्लम शुरू हो गया है. सिर्फ ऑनेस्टी से आंसर दीजिए, आपको पता लगेगा. अगर आपने ये रियलाइज किया कि हाँ प्रशांत, शुगर की प्रॉब्लम तो लग रही है मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं? एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ऑल इज नॉट लॉस्ट. जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको शुगर की क्रेविंग है, अगर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, ये आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ये आप स्लो डाउन भी कर सकते हैं, कुछ लाइफस्टाइल से, कुछ मेडिकेशन से. मैं लाइफस्टाइल की बात करूंगा. मैं आपके साथ कुछ टूल्स, टेक्नोलॉजीज और हैक्स डिस्कस करूंगा जो मेरा रिकमेंडेशन है. सबसे पहला, मैं हमेशा मानता हूं व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन. अगर आपको ब्लड ग्लूकोज या डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ या मोटापे की प्रॉब्लम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मेजर बहुत रेगुलरली करें, रेगुलर टेस्ट करें. लैब में हर 6 महीने में एक बार फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन, HbA1c, यूरिक एसिड का टेस्ट कराना जरूरी है. सिर्फ 100-150 रुपए में ये टेस्ट होती है गाइस. यार उतना तो कर सकते हो. अगर आप थोड़ा और सीरियस है, एक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर जो हर एक मेडिसिन शॉप में मिलता है, 500 से 1000 रुपए में मिलता है. 10 स्ट्रिप होती है, 10 बार आप टेस्ट कर सकते हो. एवरी वीक अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करिए और लिखिए. अगर ट्रेंड ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम है, यू नो यू नीड टू टेक एक्शन. तीसरा जो मैं करता हूँ, मैं ऑब्वियसली थोड़ा एक्सट्रीम हूँ. अब मार्केट में कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स आ गए. एक छोटा सा पैच होता है जो आप इधर लगा सकते हैं. इसको लगाने से आप 24/7 आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं. दूसरा, इससे आपको पता चल सकता है कि कौन सा खाना खाने से आपको एक्सेस ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उसे कम खाएं. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप कम सोते हैं तो ब्लड ग्लूकोज में क्या होता है. ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. 15 दिन को मॉनिटरिंग करने के लिए करीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर आता है. बट आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है. बट बेयर मिनिमम हर 6 महीने में एक टेस्ट तो गाइस बनता है. दूसरा मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा बहुत फेवरेट रिकमेंडेशन है, जिस पे भी मुझे बहुत हेट मिलती है. अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है, याद रखिएगा कॉन्टेक्स्ट इज की, डोसेज मेक्स द पॉइजन. आप स्वीटनर को आपका फ्रेंड बनाइए, चाहे वो नेचुरल स्वीटनर हो या नेचुरल ऑकरिंग स्वीटनर हो, स्टीविया,
या आर्टिफिशियल स्वीटनर हो लाइक एस्पार्टेम, इसको अपना दोस्त बनाइए। आर्टिफिशियल स्वीटनर नेचुरल स्वीटनर में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। अगर आप इसकी बात करते हो तो एक्सट्रीम पोलराइजेशन, कोई बोलता है डाइट कोक इज़ वेरी बैड फॉर यू और कोई बोलेगा डाइट कोक इज़ बेस्ट फॉर यू। मेरा ये मानना है अगर आपको हाई शुगर है तो डाइट कोक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। स्विच फ्रॉम शुगर टू आर्टिफिशियल और नेचुरल स्वीटनर, वॉट एवर यू लाइक। But why am I saying this? Artificial sweeteners or naturally occurring sweeteners came to our life for a reason. As blood glucose levels were rising, as people were getting more and more diabetes, they needed a solution. People could not come out of their sweet tooth. इसकी वजह से उनको कुछ तो चाहिए था जो स्वीट टेस्ट करे और जो फैक्ट में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए स्वीटनर्स का इन्वेंशन हुआ। 2-3 चीज स्वीटनर्स के बारे में पहले आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला, ये स्वीटनर्स आपकी चीनी से 100 से 600 टाइम ज़्यादा स्वीट होती है, इसीलिए आपको ये एकदम कम मात्रा में लगती है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑलवेज डोसेज मेक्स द पॉइजन। आपको एग्जाम्पल दूं, जब आप कोक का कैन पीते हैं उसमें 35 ग्राम शुगर होती है, जब आप डाइट कोक पीते हैं उसमें 0.2 ग्राम्स एस्पार्टेम या स्वीटनर होता है। इसको हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए। दूसरा, ये जनरली लो कैलोरी होते हैं या जीरो कैलोरी होते हैं, इससे ये कभी भी फैट में कन्वर्ट नहीं होते। तीसरा, या तो बॉडी इसको अब्जॉर्व नहीं करता है या अब्जॉर्व भी करता है तो इसको सिक्रीट कर देता है सुबह, या तो आपके यूरिन में या आपके पॉटी में, तो ये स्टोर नहीं कर पाते। इसीलिए बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर या नेचुरली ऑकरिंग स्वीटनर लाइक स्टीविया आपका फ्रेंड है अगर आपको हाई शुगर है तो। 1981 में दोस्तों एस्पार्टेम यूएस में एफडीए ने अप्रूव किया था एज एन ओटीसी यू कैन हैव। तब से इसके ऊपर काफी सारी स्टडीज हुई है एंड स्टडीज आफ्टर स्टडीज दे हैव ट्राइड टू फिगर आउट कि भाई डज इट रियली कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अभी तक नहीं है, अभी तक ऐसी कोई बहुत कंक्लूसिव स्टडी नहीं आई है। आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर 2-3 बहुत मेजर अटैक्स होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर होता है। ये एक WHO के आर्टिकल से आया था। जब ये न्यूज़पेपर हेडलाइन में छाप देते तो मैं और आप डर जाते हैं। जब आप वो स्टडी पढ़ेंगे तो 2 चीज़ आती है उसमें। WHO के क्लासिफिकेशंस है कि कोई भी चीज़ अगर कैंसर कॉज करती है तो ये किस लेवल पे आती है। जब WHO स्मोकिंग की बात करती है, एस्बेस्टस की बात करती है, रेडिएशन की बात करती है, ये नंबर 1 लेवल पे आता है बिकॉज now there is enough established evidence and science that causes cancer. दूसरा आता है जहां चांसेस है कैंसर हो सकता है लेकिन एविडेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे आप मोटापे की बात करिए, ये लेवल 2 पे आता है। ओबेसिटी इज योर सेकेंड बिगेस्ट रिस्क फॉर कैंसर, कम्स एट लेवल 2। नंबर 3 लेवल पे आते हैं जहां एविडेंस स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि जब आप मोबाइल फोन में बात करते हैं, एज पर WHO अगर आप मोबाइल फोन में बात करते हैं तो आपको चांसेस है कैंसर होने के। दिस इज एग्जैक्टली वेयर स्वीटनर्स कम। हैविंग स्वीटनर्स इज इक्विवेलेंट टू टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन व्हेन इट कम्स टू कॉजिंग कैंसर। एंड नंबर 4 जहां कोई एविडेंस नहीं है। सो उस लेंस से आप देखेंगे तो बहुत वीक एविडेंस है इट कॉजेस कैंसर। सेकंड, उसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप आता है कि यार इससे आपका गट माइक्रोबायोम ऑल्टर हो जाता है। अगर आप स्टडीज पढ़ेंगे तो दोनों टाइप की आपको स्टडीज मिलेगी। स्टडीज जहां ये गट माइक्रोबायोम ऑल्टर हुआ है फॉर बेनिफिट, एंड स्टडीज जहां ये गट माइक्रोबायोम ऑल्टर हुआ है नॉट टू देयर बेनिफिट। लेकिन ये सारी स्टडीज माइस में हुई है, माउस में हुई है। जब ये स्टडीज करने के लिए उनको एक रिजल्ट चाहिए था तो उन्होंने ये माउस को बहुत हेवी डोसेज में आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए। एग्जाम्पल दूं, अगर ये स्टडीज की बात करूं तो एन इक्विवेलेंट ऑफ 20 डाइट कोक्स अ डे वाज फेड टू दिस माइस। उस डोसेज में उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया गया था टू सी इट्स इम्पैक्ट। तो मेरा तो बहुत सिंपल सा मानना है, कॉन्टेक्स्ट इज की। अगर आपको शुगर है या हाई शुगर है या आप शुगर या आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक अवॉइड करना चाहते हैं, कोक से बेटर है डाइट कोक। डाइट कोक से ऑफ कोर्स पानी बेटर है। बट यार एक स्टडी हुई थी जहां इन्होंने 3 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को, एक को कोक दी, एक को डाइट कोक दी और एक को पानी दी। सबसे ज्यादा वेट लॉस किस में हुआ? पानी वाले में नहीं, डाइट कोक वाले में। जो रिमार्केबल थिंग उन्होंने दी, जब आप खाली पानी पीते हैं कोक की जगह तो आपकी स्वीट क्रेविंग नहीं सेटिस्फाई होती है, इसलिए कहीं ना कहीं जाके आप चीट करते हैं और आप स्वीट खा लेते हैं, जिससे वाटर वाला ग्रुप डिड नॉट लूज एज मच वेट एज डाइट कोक वाला ग्रुप। ऑफ कोर्स कोक वाले ग्रुप सबसे ज्यादा मोटे हुए। तो गाइज, अगर आप
कोक से सीधा पानी में जा सकते हैं, बेस्ट फॉर यू. अदरवाइज इट इज गुड टू हैव डाइट कोक. इफ यू आर हैविंग डाइट कोक ओकेजनली, वन डाइट कोक और मे बी 2 डाइट कोक्स इन अ वीक, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट ये सोच के कि प्रशांत बोलता रहा है डाइट कोक बहुत अच्छा और आप दिन में 4 डाइट कोक पी रहे हैं, गाइस, डोसेज मेक्स पॉइजन. फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं. नहीं, दैट इज नॉट अलाउड. एक तो शुगर खराब है. आर्टिफिशियल स्वीटनर का एक प्रॉब्लम है, बिकॉज ये 1981 में अप्रूव हुआ, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आज भी हमें नहीं पता है. तो मैं बोलता हूँ यार, सबसे पहले मेरे जो सबसे पास का एनिमी है उसको मारना है, वो शुगर है. इसके लिए मैं डाइट कोक आया. लेकिन अगर मैं 4-5 डाइट कोक एवरी डे पीऊँगा तो मुझे पता नहीं है इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज. इसलिए 1 या 2 डाइट कोक, सो दैट आपकी थोड़ी वो स्वीटनेस वाली क्रेविंग आपको वो कर देती है. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आर्टिफिशियल या नेचुरली ओकरिंग स्वीटनर का एक और प्रॉब्लम है, एंड इसकी वजह से इसका मास अडॉप्शन नहीं हो पाया है. द रीज़न इज ये टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट करता है चीनी से. इसलिए बहुत जन जब ये अपने चाय में डालते हैं, अपने कॉफ़ी में डालते हैं, तो उनको वो शुगर वाली स्वीटनेस नहीं मिलती है. इसीलिए मैं बोलता हूँ आप ट्राई करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीटनर्स. फिर अगर आपको कोई का टेस्ट पसंद आ जाता है तो आप ले सकते हैं. अगर आपने जैसे शुगर की आदत डाली, अगर आपको जो स्वीटनर पसंद है उससे इसको रिप्लेस कर देंगे, आप ही का फ़ायदा होगा. एक्सेस शुगर नहीं खा रहे, एक्सेस ग्लूकोज गया, एक्सेस फ्रुक्टोज गया आपकी लाइफ से. दूसरा, आप और सुनेंगे कि यार आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेम खराब है, स्टीविया अच्छा है. स्टीविया खराब है, मंक फ्रूट अच्छा है. अगेन सारा मार्केटिंग है. बिकॉज हम बहुत 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 कम डोसेज में खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपके पैलेट को जो टेस्टी लगे आप वो खाइए. हाँ, मंक फ्रूट से बनता है. हाँ, स्टीविया नेचुरली ऑकरिंग है, प्लांट से बनता है, आर्टिफिशियल लैब्स में बनता है. बट अल्टीमेटली आपका डोसेज इतना कम है कि रियल में फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा. हियर वी शुड नॉट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज. मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं? हम शुगर का प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं. जो पसंद है वो आप लीजिए. आई विल बी हैप्पियर. तीसरा, learn to read the food labels on the back of the packet. If you are somebody who's consuming biscuit, chips, cola, fruit juices from supermarkets, or you like eating anything out of the packet, this is very important because of the politics and the lobbying by all these packaged good companies with the dietary guidelines. जब dietary guidelines की बात करते हैं तो added sugar पे आते हैं. जब आप पैकेट पढ़ते हैं तो शायद अगर आप एडेड शुगर भी पढ़ते हैं तो आपको लगता है ओह दिस इज ओनली 30% ऑफ माई RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस. आपको लगता है कम है शुगर में, यार चलेगा, अच्छा है. नहीं गाइस, पूरी मैकेनिज्म आपको मैंने एक्सप्लेन की. आज से जब आप कोई भी पैकेट पढ़ेंगे, 3 चीज़ आपको पैकेट पे मिलेगी. सबसे पहले टोटल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा टोटल शुगर, तीसरा एडेड शुगर. बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले चीज को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें. अगर आप कॉम्प्लान की लेबल पढ़ेंगे, फॉर एवरी 100 ग्राम्स 62 ग्राम्स इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज. जब ये आपके बॉडी में जाएगा, द ग्लूकोज पार्ट ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट विल गेट अब्सॉर्ब्ड इन योर ब्लड. ग्लूकोज विल लीड टू अ ग्लूकोज स्पाइक. ऑलवेज बी अवेयर. इफ द प्रोडक्ट हैज वेरी हाई कार्ब्स, from my perspective, it will lead to very high glucose spike. You need to be aware of it. Second, read the total sugar into it. Again, in this example, Complan has 45.5 grams of total sugar out of 100 grams. Always remember, sugar, 50% glucose, 50% fructose. Fructose will go to your liver, get converted into liver fat. Glucose excess will get into either muscle or liver, all will convert into fat. There is no need to read added sugar. Total sugar is where you should focus on. Every time you go to the supermarket, only focus on 2 things: total carbs and total sugar. If they are high, if they are more than 30 to 40% of the packet, it is not good for you from a sugar or from a glucose and fructose point of view. Eat it very rarely. Try and avoid if you can. अब चौथे हैक पे आते हैं. How do you reduce the glucose spikes and how do you avoid the glucose roller coaster? In my view, very important. When you frequently eat, you will have a spike, will lead to a crash. If you eat after 2 hours, spike, crash, spike, crash, spike, crash.
द मोर मील्स यू ईट द मोर स्पाइक एंड क्रैशेज यू आर हैविंग, जिसको हम ग्लूकोज रोलर कोस्टर बोलते हैं, ऊपर नीचे होता है, हमें इसे अवॉइड करना है. We don't want more than 3 to 4 spikes in a day. So try and avoid more than 3 to 4 meals a day if you don't want to have a glucose problem. Second, what we want to avoid is a very big spike and a very fast crash. Kyun? The higher the spike, the more insulin response. You are getting insulin resistant. Number two, more blood glucose will circulate, more glycation will take place. Also, द फास्टर द क्रैश. जब आप फ्रूट जूस पीते हैं, स्पाइक भी बड़ा होगा, क्रैश भी बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ये लिक्विड शुगर है, फट से आपके पेट में अब्जॉर्व हो जाता है, क्रैश आएगा. इसीलिए अगर आप कोई भी बच्चे को कुकी देते हैं या फ्रूट जूस देते हैं, फट से उसको वापस भूख लगती है, फट से उसको और शुगर चाहिए. इससे क्या होगा, आपको फिर से भूख लगेगी. ये साइकोलॉजिकल हंगर नहीं है दोस्तों, ये फिजियोलॉजिकल हंगर है. जब ये 5 ग्राम शुगर के नीचे चली जाती है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है. आपकी बॉडी आपको बोलेगी मेरे को शुगर तो प्रॉब्लम है, तब आपको सर्वाइवल के लिए शुगर देना पड़ेगा. सो द हायर द स्पाइक इज बैड एंड फास्टर द क्रैश, बोथ आर बैड फॉर यू. तो हाउ डू यू अवॉइड दिस? आई विल टॉक अबाउट सम फ्रेंड्स दैट कैन हेल्प यू अवॉइड. अगर आप वो है जो दिन में बहुत ज़्यादा रोटी, राइस, आलू की सब्जी, दाल, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, 2 नए बेस्ट फ्रेंड्स बनाइए. सबसे पहला घी. घी एक फैट है. जब आप रोटी में घी लगाते हैं, राइस में घी पोर करते हैं और फिर खाते हैं, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, मतलब इसका स्पाइक आस्ते से होगा. तो स्पाइक इज़ नॉट वेरी फास्ट, विच इज़ वॉट यू वॉन्ट. अगर स्पाइक स्लो होगा तो क्रैश भी स्लो होगा. तो फैट आपका फ्रेंड है एंड द बेस्ट फैट इन द वर्ल्ड इज घी. दूसरा, प्रोटीन को आपका दोस्त बनाइए. जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फुलर होंगे. इट इज़ वेरी इजी टू ईट 100 ग्राम्स ऑफ पोटैटो चिप्स, वेरी डिफ़िकल्ट टू ईट 100 ग्राम ऑफ पनीर. क्योंकि जब आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं, आप एकदम सेशिएटेड रहेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी. भूख नहीं लगेगी मतलब रोलर कोस्टर नहीं होगा. सो आपके खाने में ये बदलाव लाइए, घी से दोस्ती बनाइए, प्रोटीन को इम्पोर्टेंस दीजिए. तीसरा आपका दोस्त है वेजिटेबल्स. आपके खाने के पहले एक सैलड खाइए. अगर खीरा टमाटर होगा तो भी चलेगा. कोई भी चीज़ का सैलड बनाइए. ककड़ी, टमाटर, बेल पेपर्स, चना, राजमा, सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा ऑयल या ऑलिव ऑयल डालना है, नींबू, और कुछ नहीं. एक बोल खाने के पहले खा लीजिए. ये जो सारे सैलड में आपने वेजिटेबल्स डाले, इसको हम फाइबर बोलते हैं. एकदम शुरू में हमने इसकी बात की थी. ये फाइबर आपके स्टमक में जाके एक मैश क्रिएट करेगा. जब ये मैश क्रिएट हो जाती है तो फिर अगर आपने कोई कार्ब्स खाया तो ये ब्लड ग्लूकोज में जाने में इसको बहुत टाइम लगेगा. इसकी वजह से आपका ग्लूकोज स्पाइक बहुत कम होगा, आप वो रेंज में रहेंगे. ये मैं कैसे बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ? मैं 2 साल से CGM पहनता हूँ और मैंने ये सारे हैक्स ट्राई किए हैं और ये सारे हैक्स काम करते हैं आपके लिए. इससे आप ग्लूकोज रोलर कोस्टर, फास्टर स्पाइक एंड इमीडिएट क्रैश को रोक पाएंगे. इस वजह से यू विल बी एबल टू मैनेज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. अगर आपको स्वीट टूथ है तो मेरी स्वीट खाने की भी, मेरा मीठा कहने के भी रूल्स है. अगर आपको स्वीट खाना ही है तो मेरे ये 4 रूल्स अगर फॉलो कर सके तो करें. सबसे पहला, एम्प्टी स्टमक पे कभी स्वीट मत खाइए, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो. इमीडिएट ब्लड ग्लूकोज में अब्जॉर्ब होगा, स्पाइक होगा, प्रॉब्लम आएगा, क्रैश भी होगा. दूसरा, खाने के बाद स्वीट खाइए. जब आपने पूरा भोजन कर लिया, उसके बाद जब आप स्वीट खाते हैं तो अगेन आपके स्टमक में एक मैश बन जाती है. वो ग्लूकोज और वो फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म में समय लगेगा जो आपको चाहिए. तीसरा, अगर आपको मीठा खाना ही है तो रिमेंबर करिएगा, डोसेज मेक्स पॉइजन. आप क्वांटिटी पे ध्यान दें. आपको स्वीट खाना है क्योंकि क्रेविंग है, तो क्रेविंग में 1 स्कूप आइसक्रीम खा लीजिए, 1 घी का लड्डू खा लीजिए, 1 गुलाब जामुन खा लीजिए. 4 क्यों खा रहे हैं? 3 लड्डू क्यों खा रहे हैं? 3 स्कूप आइसक्रीम या 2 स्कूप आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? और कभी डेजर्ट्स को मिक्स मत करिए. अगर गुलाब जामुन खा रही है तो सिर्फ गुलाब जामुन खाइए, लड्डू खा रहे हैं तो सिर्फ लड्डू खाइए, आइसक्रीम खा रहे हैं तो फिर उसमें ब्राउनी और चॉकलेट सॉस मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो कम खाइए. एंड लास्ट, भूल से भूल हो गई और शायद ज़्यादा मिठाई खा ली तो मेरा फेवरेट है, खाने के 30 मिनट के आसपास 15 से 20 मिनट का वॉक ले लीजिए.
एनीवेज अगर आप खाने के बाद 15 मिनट का वॉक ले लेते हैं आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके एक्सेस ब्लड ग्लूकोज की जो स्पाइक हुई, बॉडी इसको एनर्जी के लिए यूज़ कर लेगी, आपके फैट में कन्वर्ट नहीं करेंगी। सो स्वीट भी अलाउड है ये हैक्स के साथ। और 2 हैक्स की बात करूंगा, लाइफस्टाइल हैक्स, स्लीप की बात करूंगा। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर आप नॉर्मल से प्री डायबिटिक होंगे या डायबिटिक होंगे, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के लिए। एक इन्होंने स्टडी की थी, 70,000 नर्सेस को लिया था एंड उसमें से आधी नर्सेस को 5 घंटे की नींद दी और आधी नर्सेस को 8 घंटे की नींद दी। सिर्फ 1 हफ्ते में जब इनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेजर किया तो जो खाली 5 घंटे सो रहे थे उनके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मैसिवली हाई थे कंपेयर टू नर्सेस जो 8 घंटे सो रही थी। दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट स्लीप इज। जब आप कम सोते हैं तो 2 चीज़ होती है। जब आप कम सोते हैं बॉडी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है ये ब्लड ग्लूकोज को क्लियर करने का। दूसरा, जब आप कम सोते हैं तो आपके पैंक्रियास को आराम नहीं मिलता है। फिर जब आप सुबह उठते हैं और आपने कुछ खाना खाया तो ये इंसुलिन का रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक बहुत हाई होता है। तो गाइज, अगर आपको नॉर्मल से प्री डायबिटिक नहीं बनना है, शुगर को कंट्रोल में रखना है, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखना है, तो 8 घंटे की स्लीप कंसिस्टेंटली इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। बट इसमें और एक प्रॉब्लम है, जब आप कम सोते हैं तो स्टडीज़ ने दिखाया आप अगले दिन 500 से 600 कैलोरीज ज़्यादा खाएंगे। ये भी नहीं, जब ये आप कैलोरी ज़्यादा खाते हैं, और आप अपने पर्सनल एग्जांपल पे देखिएगा, जब आपने 3-4-5 घंटे की नींद कम की है, जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे तब आपको राइस रोटी खाने का मन नहीं करता है। उस टाइम आपको शुगरी फूड, स्टार्ची फूड, फ्राइड फूड्स, ओबिसोजेनिक फूड जो हम साइंस में बोलते हैं, उसकी ज़्यादा डिज़ायर होता है। एक तो आप ज़्यादा खा रहे हैं और ज़्यादा रॉन्ग खा रहे हैं। तो अगर आपने नींद को कंट्रोल कर ली तो भी आप नॉर्मल से प्री डायबिटिक को स्लो डाउन कर सकते हैं। लास्ट हैक, एक्सरसाइज। यार, ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमको खाने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जहाँ एक्सरसाइज की बात होती है हमें एक्सरसाइज पसंद ही नहीं है। एक सिंपल लेंस से देखिए, अगर आप आधा पौना 1 घंटा भी दिन में वॉक करते हैं, अगर आप वॉक करते हैं उसका मतलब क्या, वो वॉक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको बॉडी में आएगी कहाँ से? या तो वो एनर्जी आपके फैट सेल से आपकी बॉडी लेके यूज़ करेगी, या आपके मसल या लिवर में जो आपने स्टोर किया है ग्लाइकोजन, इसको करेगी। उसके बाद जब आप थोड़ा ज़्यादा खाएंगे तो ये एक्सेस ब्लड ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये आपके डिप्लीटेड फैट स्टोर को भर रहा है, तो आप मोटे नहीं होंगे। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपका मसल मास बढ़ता है। रिमेंबर, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आपका एक्सेस ब्लड ग्लूकोज सबसे पहले जाके मसल में स्टोर होता है। मसल हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी टू स्टोर ब्लड ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। द मोर मसल मास, द मोर स्टोरेज यू हैव। मसल मास के लिए 2 ही चीज़ की ज़रूरत है, लिफ्ट हैवी करना पड़ेगा जिम में या घर पे, एंड दूसरा ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा। ये 2 भी आपको प्री डायबिटिक या डायबिटिक से रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। तो गाइस, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कम खाना है, हैक्स को फॉलो करना है, मेजर करना है, अगर शुगर है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर को फ्रेंड बनाना है, और एक्सरसाइज करना है और सोना है। हाँ, बहुत ज़्यादा बात हो गई आज शुगर के बारे में, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हमें हमारा हेल्थ प्लेन सेफली लैंड करना है और एक लीवर अगर है हमारे हाथ में तो वो शुगर है। जाते जाते मैं ये बोलूँगा, हाँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ शुगर के बारे में और बहुत जनों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये आज एक एपिडेमिक है। आज ये दीमक की तरह हमारे बॉडी में फैल गया है। अगर हम इसका कंट्रोल नहीं करेंगे, ये हमें कंट्रोल करेंगे। अगर आप डायबिटिक या ओबीज हो गए, ये लास्ट स्टॉप है। ये आपके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक को बढ़ा देगा, चांसेस ऑफ स्ट्रोक को बढ़ा देगा, चांसेस ऑफ अल्जाइमर बढ़ा देगा। अल्जाइमर को आज हम टाइप 3 डायबिटीज़ बोलते हैं। कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल से 40 गुना ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, और अगर आप अपने बॉडी को इतना ज़्यादा ग्लूकोज दे रहे हैं तो आप उसी को दे रहे हैं फ्यूल की वो मल्टीप्लाई करे। तो मेरे को लगता है कि हमारे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स के पीछे ये सबसे बड़ा हमारा एनिमी नंबर 1 है। दोस्त, मेरे लिए ये एपिसोड सबसे पावरफुल था, सबसे इम्पॉर्टेंट था। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ये एपिसोड सारे दोस्तों में, सारे फैमिली में व्हाट्सएप के थ्रू प्लीज़ फॉरवर्ड करिए। आप उनकी लाइफ बदल रहे हैं।
दूसरा, अगर आपको मेरा एपिसोड, मेरी कंटेंट पॉडकास्ट में पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन टू गेट द बेस्ट ऑफ साइंस टू ऑल ऑफ यू. तीसरा, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं आपसे बात करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए. इस एपिसोड का भी फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए. मैं बहुत जल्द उस टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा. मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन साइंस.